नशक हवेली की पिछले बागीचे के सामने वाले फाटक से अंदर दाखिल हुई तो सामने टाली की दरख्त से बंधी पींग को देखकर कदम अपनी जगह पर ठटक कर रुके। वक्त का पहिया घूमकर कहाँ से कहाँ जा ठहरा। मेरी नीली परी है, छुप छुप कर आए, एक थप्पड़ लगाकर फिर वापिस चली जाए। घोड़े का मुंह हिट। बाली भाई ने उसकी आंख के ऊपर हाथ रखे हुए तो चिल्ला चिल्ला कर नीली परी को आवाज़ देकर बुला रहा था। इससे पहले वो उठकर उसे एक थप्पड़ लगाती तब वजन उसने बालिक के हाथ अपने आंखों से पीछे हटाए थे और पेट पकड़कर हंस हंस कर दौरा हो गया। हा, नीली परी। ओहो, ये नीली परी नहीं है बाली, तुम इसे नीली छोटी टैंकी बोल सकते हो। हा। उसने अपनी बात खूब इंजॉय की थी। निशु की आंखें लबालब पानियों से भर गई। लगता है याजूज माजूज जो दीवार में सुराख कर रहे थे, इस सुराख में से इस जैसी भद्दी बला को हमारी दुनिया में फेंक दिया है। मुझे तो खौफ आता है ये हमारी दुनिया का सारा खाना ना ठूस जाए और तुम इसे नीली परी बना रहे हो। वेरी फनी। हा। वो हर मर्तबा ऐसा ही तो करता था। खेल का सारा मज़ा करकरा करता, उसे सबके सामने जलील करके जाने उसे किस जन्म का बदला लिया करता था। आप ही हद करते हैं श्याम भैया, शर्म तो नहीं आती निशु को ऐसे रुलाते। बाली को हमेशा की तरह इस मगरूर घमंडी खुद पसंद लड़के पर बेतहाशा गुस्सा आया था, जो था तो उन सबसे बड़ा मगर बात हमेशा छोटी किया करता और खामखा सारे खेल का मज़ा ख़राब कर देता था। हमने नहीं खेलना आपके साथ, चलो अनु निशु महक हम खुद ही खेल लेते हैं। बाली ने सर झटक कर कहा तो वो परशाम ने हक्कारत से इन गंदे मुंदे बच्चों को देखा। हाँ खेलो, मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तुम जैसे नमूनों के साथ खेलने के लिए। वो लापरवाही से कंधे अचकाकर वहाँ से जा चुका था। ए निशु, आ गई वापिस। बेजी की आवाज़ उसकी समाज से टकराई तो वो सर झटकती अंदर की जाने बढ़ आई थी। अस्सलाम वालेकुम बेजी। रसोई में आकर उसने सलाम किया, जहाँ अनीला चुल्हानी पर बैठी शायद उसके लिए नाश्ता बना रही थी। वालेकुम सलाम। आ गई मेरी बच्ची सैर से वापस? क्यों भागती हो इतना? धान पान सी तो हो गई हो, अब क्या सुकड़ कर और सूखी लकड़ी बनना है क्या? और अब ये नाश्ता भी कर लो। बीजी ने उसे प्यार भरी डांट पिलाई तो वो उनकी जानिब देख कर रह गई, जो दिन रात उसकी फिक्र में घुलती रहती थी। वो इस बात पर ईमान ला चुकी थी कि सामने बैठी औरत की जगह अगर उसकी सगी माँ भी होती तो उसका इतना ख्याल ना रख पाती जितना कि वो उसकी फूफो होकर रखती थी। अरे ये मुंह क्या देख रही हो? पराठा ठंडा हो रहा है। बीजी, मैं देसी घी से तर बतर ये पराठा नहीं खा सकती। वो देसी घी से तर पराठा और हाफ फ्राई अंडा देकर बदक उठी। देखो मैंने कितने प्यार से बनाया, सिर्फ आज खा लो। उन्होंने लजाजत भरे लहजे में कहा तो वो मुंह बनाती पराठे के छोटे छोटे नवाले खाने लगी। वो उसे बचपन से यूं ही तो इमोशनल ब्लैकमेल करती रही थी। अल्लाह खैर करे, कल कल को शाम वापस भी आएगा तो तुम्हारी रुखसती होनी है। शादी की 100 तरह की जिम्मेदारियां, शोहर की खिदमत गुजारी और फिर बच्चे पैदा करने हैं। यूँ सूखी लकड़ी बन जाओगी तो कैसे गुजारा होगा? शाम से याद आया, इतने सारे दिन हो गए हैं शाम ने फ़ोन तक न किया। कुछ ज़्यादा मसरूफ़ होगा शायद इसलिए। ये कहते उनकी आंखों में अनदेखी सी हसरत हलकोरे लेने लगी। तेजी की उदासी में ममता की तड़प थी। नशा को अपना हलक तक कड़वा होता महसूस हुआ। भूख पूरी तरह मर गई। बेदिल सा होकर दूध पत्ती का मग लबों से लगाया। वो उनकी जानिब देखी गई, जो बेहिस बदमिजाज बेटे की याद में दिन रात घुलती रहती थी। अरे तुम ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? अनिला ने चूम कर लाडली भतीजी की जानिब देखा, जो 1.25 साल की थी और उनकी गोद में आई थी। शादी के साल बाद ही अनिला की गोद में चांद सा बेटा आया था, जिसका नाम उसके बाबा अदनान यज़दानी ने बरशाम यज़दानी रखा था। बरशाम की पैदाइश पर कुछ ऐसी पेचीदगियां बन गई थी कि अनिला दोबारा माँ 12 साल बाद ही बन पाई। तब भी उसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी, जिसका नाम उन्होंने शामी यज़दानी रखा था। और अगले 8 साल तक दोनों मियाँ बीवी दादा दादी की आंख का तारा बरशाम यज़दानी ही बना रहा, जब तक कि उनकी ज़िंदगी में वो नहीं आ गई। उसे जिस कदर लाड प्यार और मोहब्बत मिली, वो इतना ही ज़िद्दी, खुद पसंद और खुदसर होता गया। 8 साल तक उसने सबकी मोहब्बतें और तवज्जो अकेले समेटी। वो बरशाम यज़दानी था जिसे तकदीर ने हर शय बड़ी फ़राख़दिली से वदीयत की थी। शक्ल सूरत, रंग रूप, रुपया, पैसा, मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ। दादा दादी की तमाम ज़मीनों का इकलौता वारिस, क्योंकि अनिला के बाबा को तो वो पहले ही उनका हिस्सा दे चुके थे।
उसी चीज़ ने उसे हद से ज़्यादा उखड़, मुँहज़ोर और खुद पसंद बना दिया था। और फिर एक दिन जब वो 8 साल का था तो उसकी ज़िंदगी में एक भूचाल सा आ गया। अनीला, अदनान और उसके साथ अपने मेके गई थी, जहाँ उसकी नानी शदीद अलालत में थी। अनीला कमाई का पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। बड़ा भाई उसकी शादी से पहले मर गया। उसका बेटा था, वो भी इंतकाल कर गया। उसके पास सौतेला भाई जहांगीर था, जिसने उसकी माँ का बेतहाशा ख्याल रखा। अभी 4 साल पहले उसकी शादी हुई और वो भी एक हादसे में जाँ बहक हो गया। पीछे छोड़ गया एक बेवा और उसकी गोद में 3 माह की बची नशक जहांगीर। नशक की माँ कंदील को उसकी नानी ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई और नशक को फेंक गई दादी की गोद में, ये बोलकर के बेवा बेटी को एक बेटे के साथ कौन कबूल करेगा। मगर कुदरत का करना ऐसा हुआ कि कंदील भी शायद बेटी और महबूब शोहर की जुदाई बर्दाश्त ना कर सकी और अचानक बीमार होकर महज चंद दिनों में ही खाले की हकीकी से जा मिली। इधर दादी ने पोती का बेतहाशा ख्याल रखा, मगर एक तो बूढ़ी बीमार लागो जान, दूसरा छोटी बच्ची की इतनी बड़ी जिम्मेदारी। निशु के लिए अकबरी ने एक मुलाजमा भी रखी थी, मगर वो इंतहाई बदनीयत और जालिम निकली कि बच्ची का और उसकी खुराक का ख्याल रखने की बजाय सारा दिन उसे भूखा प्यासा रखती और ख़ुद अकबरी के घर के सामान का चुपके से सफाया करने लगी। जब अकबरी को पता चला तो देर हो गई और नशा को बहुत सारी बीमारियों ने आन घेरा। आखिर जब अकबरी को अभाम हुआ कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगी तो बेटी को बुला भेजा। अनीला जब मैके आई और अकलौती भतीजी की हालत देखी तो कलेजों को हाथ पड़ा और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। 1.25 साल की नशक इस वक्त सोकड़े की मरीज़ा बन चुकी थी। बीमारी की वजह से अच्छा खासा सफ़ेद रंग सांवलेपन में बदल चुका था। उसे होश आया तो माँ ने पास बिठा लिया और कुछ आखिरी नसीहतें और इल्तिजाएं उसके पल्लू से बांध दी। अनीला, मैं इस यतीम बच्ची को अब से तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। इसका बाप तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी में से था, मगर मेरी इतनी खिदमत कर गया कि मरने के बाद भी उसकी मोहब्बत और खिदमत गुजारी की कर्जदार रहूँगी। ये कर्ज अब तुमने अदा करना है। अपनी सगी औलाद से भी ज़्यादा इसका ख्याल रखना। कभी अपने माँ बाप की कमी महसूस ना होने देना। इसे खुद से अलग ना करना। इसका ख्याल रखना। मेरे बाद मेके की आखिरी निशानी होगी ये तुम्हारे पास। बाकी सबको तो नामो निशान ही मिट जाएगा। ये कहते अकबरी पूरी तरह रो दी थी। आप फिक्र मत करें चाची, अब से ये बच्ची हमारी बेटी है। हम इसका इतना ख्याल रखेंगे जितना आप ही नहीं रख पाए। अदनान ने माहौल पर छाई कसावट दूर करने को हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वाकई अकबरी आसोदगी से मुस्कुरा दी। बदशाम, ये गुड़िया देखो, ये अब से तुम्हारी बहन है। अदनान ने कंबल में लिपटी बच्ची उसकी आंखों के सामने की, जिसे उसने नागवारी से देखा। बड़ा सा सर और नीचे हड्डियों का ढांचा। बाबा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बार बार उल्टियाँ कर रही है, कितनी गंदी बदबू आ रही है। बस इसकी आंखें अच्छी हैं। बदशाम ने अपनी मगरूर तबीयत के मुताबिक इस सामने सी बच्ची को देख नाक भौं चढ़ाई तो सब हंस दिए। अगली सुबह एक और क़यामत सुगरा बर्पा कर गई। अकबरी इस दुनिया से चल बसी। उनकी आखिरी रसूमात के बाद अनीला अपनी हवेली को मुमताज़ बेगम बड़ी चौधरानी के हवाले करके जहांगीर की यतीम बच्ची को गोद में लिए अपने घर चलिए। उसके बाद बरशाम यज़दानी के हिस्से की तमाम तर तवज्जो पूरी तरह बढ़ गई। अगले चंद माह इस रोती चिल्लाती हलक फाड़ती ढांचे नमा बच्ची को किसी भी वक्त डॉक्टर के पास लेकर भागना पड़ जाता। माँ, दादा, दादी, हत्ता कि बाबा भी इस रोती बसोती बच्ची का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। अनीला ने ताया ताई की जितनी खिदमत की थी, अब शायद वो लोग भी उसका हक अदा कर रहे थे। यूँ भी दोनों ही इंतहाई मेहरबान और नेक तबीयत के मालिक थे और अदनान को तो हमेशा से बेटी की ख्वाहिश थी। यूँ सबकी तवज्जो का मरकज़ अब नशक जहांगीर बन गई। मामा, मैं आपके हाथ से खाना खाऊंगा, वो ज़िद्दी लहजे में बोला। शाम बेटा, देख नहीं रहे मैंने निशु बहना को खाना खिलाकर दवा खिलानी है। जाओ मेरा बच्चा, दादी के पास जाओ, वो खिला देंगी। अनीला ने उसे पचकारा तो उसने एक नफ़रत भरी निगाह उस पर डाली, जो अब चंद माह में अच्छी खासी सेहतयाब होकर तंदुरुस्त दिखाई दे रही थी। मैंने कह दिया ना मामा, मुझे आपके हाथ से ही खाना है तो मतलब आप ही खिलाएं, वो चिल्लाकर कदरी बदतमीज़ी से बोला। और यही लम्हा था जब अदनान रसोई में दाखिल हुआ था। ये क्या बदतमीज़ी है बरशाम, अपनी मामा से ऐसे बात करोगे? तमीज़ नहीं है तुम्हें? अदनान ने उसे अच्छी खासी झाड़ पिला दी तो वो आंखों में आंसू भरे नफरत से इस बच्ची को देखता वहाँ से वॉकआउट कर गया। यहाँ से हुई बरशाम यज़दानी की अनदेखी बिला वजह की नफरत की शुरुआत, जो उसे नशक जहांगीर के बेज़रर वजूद से बहुत पहले हुई थी। इधर ज़िंदगी के हर मामले में तवाज़ुन बरकरार रहे, तब ही इंसान के लिए अच्छा रहता है।
अनिला को नशा की सेहत के मामले में अजब वहम सा हो गया था। तब उसे हर वक्त कुछ न कुछ खिलाती रहती थी, जिसका नतीजा ये निकला कि अगले 1-2 साल में वो सेहतयाब होकर अब अच्छी खासी फरवा हो चुकी थी। गुलगोथनी सी नशक अब 2-3 साल की गोल मटोल बच्ची बन गई। रंग भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता रहा। बरशाम यज़दानी की नफरत में दिन ब दिन इजाफा होता रहा, और फिर जूं जूं वो बड़ी होती गई उसने होश संभाला। शऊर की मंजिल पर कदम रखते ही उसके लाशऊर में ये बात अच्छे से बैठ गई थी कि शाम भैया उससे अजहद और बेतहाशा नफरत करते हैं। निशु, कहाँ खोई हो? अलीना ने उसे फिर से मुखातिब किया तो वो चूम कर उनकी जानिब मतवज्जा हुई। कहीं नहीं बीजी, आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करती हैं? आपको मुझे इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। वो सर से सांस अपने अंदर खींचकर बड़बड़ाई तो अनीला ने चूम कर उसकी जानिब देखा। ए बावली हो गई हो लड़की, क्या और फोल पक्के जा रही हो? अनीला ने उसकी बात का अच्छा खासा बुरा मनाया तो वो हंस दी, लेकिन ये हंसी इंतहाई करबनाक थी। आंखों में हसन मलाल सा छलका जो कि वो सर झुकाकर बीजी से छुपा गई। अच्छा सब छोड़ें, मुझे आज पैकिंग करनी है। कल परी लोगों के साथ लाहौर जाना है। वहाँ आपके बद दिमाग, बद मिजाज, बद ज़बान बेटे का भी अता पता मालूम कराऊंगी, निशु ने अचल भरे अंदाज में कहा तो अनीला ने कुछ कहने को मुंह खोला। फिक्र मत करें, हजरान आप भी साथ जा रही हैं और बाली भाई छोड़ कर रहेंगे समीना खाला के घर। वहाँ ऑफिस का भी चक्कर लगाना है, निशु कहती चटाचट अनीला का मुंह चूम कर कमरे में भाग गई तो अनीला हंस दी थी। वो एक जन्नत नमा वसी और आरीज किसी बंगले का बागीचा था, जहाँ पर किसी की शादी की तकरीब रोनमा हो रही थी। सब अंदर थे, जबकि परी लान में हल्की हल्की फुहार नमा बारिश में बगीचे में इधर उधर घूम रही थी। ठंडी हवा उसके वजूद को गुदगुदाती तो हवाओं में काफ़ी सारे आंचल से उड़ने लगते, लेकिन फिर दफातन वो अपनी जगह पर ठटक कर खड़ी हुई। पीछे मुड़कर देखा तो वो एक लड़की थी जो भागती हुई बागीचे में उसके सामने आई। उसके पीछे वो था। उन दोनों की खिलखिलाहटों से पूरा लान गूंज रहा था। फिर उसने उस लड़की को हाथ से थाम कर अपनी जानिब खींचा। अब वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल थे। जब हमेशा की तरह उसने अपने हाथों में थामा एक सुर्ख दुपट्टा उस लड़की के सामने फैलाया, फिर उस लड़की के सर पर उड़ा दिया कि अचानक एक तेज हवा के झोंके से वो दुपट्टा उड़ा। परी जो एक तरफ खड़ी बड़ी दिलचस्पी से उन दोनों को देख रही थी और इस मंजर से महफूज हो रही थी पूरी तरह चूंकि क्योंकि वो दुपट्टा आकर उसके सर पर गिरा और उसके वजूद को घूंघट की तरह छुपा गया। परी ने घबरा कर अपने ऊपर से वो दुपट्टा खींचा। वो लड़की मंजर से गायब हो गई थी, जबकि अब वो उसके बिल्कुल सामने बहुत करीब खड़ा उसकी जानिब देख रहा था। परी के हाथ में कुछ नहीं था, जबकि दुपट्टे का सारा रंग परी के कपड़ों पर आ चुका था। अपना दुपट्टा वापस लें, परी ने आहिस्तगी से कहा और इन सियाह साहिरी के शर से घंघोर आंखों में झांका। ये आंखें जानी पहचानी थी, वो इन आंखों को जानती थी, पहचानती थी। ये सियाह आंखें उसका ताक़ुब करती थी, ये सियाह आंखें उसे अपनी तरफ बुलाती थी, बल्कि नहीं उसे अपनी जानिब घसीटती थी। नहीं, वो मबहम सा बोला और अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक और आंचल उसके ऊपर डाल दिया। ये तुम पर अच्छा लग रहा है, ये तो तुम्हारे लिए ही था। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम मिल गई। अब मैं तुम्हें फिर कभी नहीं गुम होने दूंगा, तुम्हें कैद कर लूँगा। वो बोल रहा था। बड़ी घबराई। मुझे जाना होगा, उसने कहा और वहाँ से जाने लगी, मगर पीछे मुड़कर देखा तो पैरों तले ज़मीन नहीं थी। शायद वो असामन था। ढेर सारे सितारे चांद नीचे गर्दिश कर रहे थे। वो घबरा कर पीछे मुड़ी। उसका पूरा वजूद पसीने में शराबोर था। पैमान घबरा कर उठ बैठी और बुरी तरह अपना सर सहलाया। उफ खुदाया, ये ख्वाब, यानी आज का पूरा दिन भी बर्बाद। उसने गहरी सांस खारिज की। वो फ्रेश होकर किचन में जा घुसी, जहाँ नौशीन पहले ही उनके लिए नाश्ता बना रही थी। अम्मी, खजरान अभी कहाँ हैं? उनकी पैकिंग की आपने? उसने चुल्हाने पर बैठकर सबसे पहले अपने काम की बात पूछी। कर दी है, मगर मुझे नहीं लगता वो लाहौर जाएगी, नौशीन ने उदासी से कहा। लेकिन फिर तवे पर पराठा डालते वो अपनी जगह पर उछल पड़ी। परी ने माँ की हालत देखकर अपने लब दांतों तले दाब लिए। नैन, कमरे में आकर मेरे कपड़े निकाल दें, मुझे किसी ज़रूरी काम से अभी निकलना है। सरकाम आलमगीर की पुकार पर आज मिनोशी का दिल सूखे पत्ते की मानित लरज़ उठता था। तभी वो बुखला सी जाती। आप चले, मैं परी को बोल देती हूँ, नौशी ने घबरा कर कहा। तब सरकाम मुड़ते हुए अपनी जगह पर रुका था। नैन, मैंने आपको बुलाया है, बच्ची को कर लेने दे नाश्ता। सरकाम आलमगीर का तंबीही अंदाज वो फौरन उठकर उनके पीछे हो ली। पीछे वो कहका लगाकर हंस पड़ी तो बैसाखियों के सहारे किचन में आती खजरान सरकाम आलमगीर ने उसे घूरी से नवाजा। शर्म करो, माँ पर हंस रही हो?
खजरान ने उसे लताड़ा था। आपी अम्मी पर नहीं, उनकी बौखलाहट पर हंस रही थी, जो अब तक बाबा जान को अपने आसपास मौजूद पाते उनके हर अंदाज से छलकती है। वो आपी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बाबा जान से खाइफ रहती है। हा हा हा, वो कहती हंसे गई। परी प्लीज, मैं नहीं जाना चाहती कहीं भी। जिद छोड़ दो मेरी बहन, प्लीज यार। देखो तुम्हारे साथ जोनी, निशु, मैक और अनमा भी तो है ना। वो सब मिलकर भी आपकी जगह नहीं ले सकते, वो हठीलेपन से बोली। बाबा ने सबके घरों में इतला देकर इजाज़त ले ली है, सब इंतजामात देखनी है तो तुम उनके साथ। परी मेरी बात तो सुनो यार। अभी वो कुछ और कहती कि परी अपना नाश्ता अधूरा छोड़कर अपने कमरे में चली गई और अपनी डायरी खोलकर बैठ गई। खजरान ने एक सब्जी सांस अपने अंदर खींची और सहारे से चलती उसके पीछे आई। अंदर आकर देखा तो वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। वो काली आंखों वाला जिन आज भी तुम्हारे ख्वाब में आया और तुम उसी ख्वाब को लिखने बैठ गई हो, है ना। खजरान ने बहुत दोस्ताना से लहजे में कहा, मगर वो खुद पर बिल्कुल चुप की रदा ओढ़े बैठी थी। उठकर अपनी पैकिंग करो परी, खजरान से छोकर बोली। मैं कितने भी नहीं जाना आपी, उसका जिद्दी सा लहजा। खजरान ठटक गई, जानती थी कि वो जिद के मामले में किस कदर हटेली थी। जब एक मरतबा किसी बात पर अड़ जाती तो फिर अड़ जाती, फिर किसी के बाप की भी नहीं सुनती थी। अरे बेवकूफ़, अपनी पैकिंग करोगी तो मेरी भी साथ करोगी। मेरी सफ़ेद कढ़ाई वाली फ्राक भी रखना बारात पर पहनने के लिए। खजरान, जो उसकी रग रग से वाकिफ थी, आखिर को नरमी से बोली और अपना फैसला भी पल में बदलना पड़ा। परी का चेहरा खिल गया। आप अगर आपने एक और मरतबा जाने से इनकार किया तो देख लेना फिर। वो जाते हुए उसे वार्निंग देना नहीं भूली थी। खजरान बस मर्दगी से मुस्कुरा दी। पाक हवेली में इस वक्त अफरा तफरी का आलम था। जब दो मजबूत चट्टानी कदमों की धमक से धरती का सीना हिला तो पाक हवेली में गोया इंसानों को तो क्या, पत्तों और हवा तक को साम सो किया। एकदम पूरी हवेली में सन्नाटा और खामोशी छा गई। ज़ुबैदान अली सरकार ने अपनी माँ के हुजरे की जानिब अपने कदम बढ़ाए थे। वो हल्की सी दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुआ तो माँ को अपना मुंतज़िर पाया। अस्सलामुअलैकुम। पुलिसराज शख्सियत, गंभीर भारी लहजा और मुअम्मा बनी सब्ज़ आंखें। कमरे में मौजूद तमाम मुरीदनियाँ और माँ की भतीजियों के दिल अलग ही लय पर धड़क उठे थे। हादिया और मायदा, जो आज एक फूफी के इसरार पर शहर से हवेली नागपुर चढ़ाते हुए आई थी, अब दोनों आंखें फाड़े अपनी इस जाहो जलाल और अजीब तरह का रोब दबदबा लिए इस कज़न को देखा, जो शायद पैदा ही हाकिम और दूसरों को अपना महकूम रखने को हुआ था। वो वैसा ही था जैसे पाक हवेली के आबा व अजदाद के मुताबिक पाक हवेली की गद्दी नशीन को होना चाहिए था। वो वैसा ही था, नाकाबिले तस्खीर और पथरीले नकोश का हामिल। उसकी मगरूर शख्सियत जानलेवा थी। तभी हादिया को अपना दिल सीने से निकलकर सामने खड़े शानदार शख्स के कदमों में ढेर होता दिखाई दे रहा था। आपने याद फरमाया माँ सरकार, उसने संजीदगी से पूछा था। हाँ, मैंने बुलाया था। दरअसल आपके बाबा और बड़ी माँ ने मुझसे ख़ास इस मौजू पर बात की और अब हम सब चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का ये अहम फैसला भी कर गुजरें। वो वक्त आन पहुँचा है जब आप अपने लिए दो बीवियाँ मुंतखब कर लें। एक वो जो इस हवेली के वारिस और अगले गद्दी नशीन की माँ बनेगी और दूसरी इस हवेली की पीर बीवी बनेगी। माँ ये बात कर रही थी, लेकिन फिर यूँ हुआ कि उनकी आवाज़ कहीं पसे मंज़र में चली गई और दो ख़िलाफ़ी गहरी भूरी आंखें तसव्वुर के पर्दे पर लहराईं तो ज़ुबैदान को एक झरझरी सी आती महसूस हुई। ज़ुबैदान अली सरकार ने इसरारी अंदाज में अपनी कुशादा रोशन पेशानी सहलाई, क्योंकि मोबाइल की मैसेज भी उसी वक्त बची थी। ला हौल वला कुव्वता, वो भतीजी लगती है मेरी। दिमाग चीख पड़ा। लगती है तो नहीं ना, दिल ने चुपके से कहा। उसने बुरी तरह सा झटका। माँ सरकार, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, अभी कसरे नूर जा रहा हूँ, वापसी पर इस मौजू पर बात होगी, ज़ुबैदान अली ने अजलत भरे लहजे में कहा था। हादिया और मायदा का दिल उसकी वापसी का सुनकर डूबने लगा। अपनी पसंद नापसंद तो बताते जाएं ताकि इस मामले में कुछ पेशरफ्त तो हो आपके बाबा। माँ सरकार, बाद में, उसने बेजारगी से कहा और उनकी बात काट कर कमरे में रुका नहीं, वहाँ से निकलता चला गया। अगले आधे घंटे में वो अपने महल नमा हवेली कसरे नूर के ड्राइंग रूम में था। सबसे पहले मोबाइल में जो मैसेंजर पर मैसेज आया था उसने वो खोल कर देखा था। वहाँ हिस्बे मामूल बड़ी रोमान भरूर अश्किया शायरी मौजूद थी। एक यही आस ही काफ़ी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप धड़कते हैं मेरे सीने में, तुझसे जो खाओ मिले दिल से लगा लेते हैं, कितनी लज़्ज़त है तेरी ज़ात के गम पीने में। उसने मैसेज बार बार पढ़ा। तकरीबन 1.5 साल हो चुका था।
उसे अब इन मैसेजेस की, इस शायरी की आदत सी हो चुकी थी। बल्कि यूँ कहना ठीक रहेगा कि अब वो खुद इन मैसेजेस का मुंतज़िर रहता था कि पत्थर पर चोंक लगी थी शायद। ये चट्टानों से सख्त पत्थर दिल पर शगाफ पड़ना शुरू हुआ था। किसी ने उसके दिल के कवाड़ों पर, जंग आलूद कफल पर ज़रबे लगाना शुरू की थी। दिल नादान कुछ कुछ धड़कना शुरू हुआ था। नहीं तो पहले तो बस रगों में खून फेंकने का काम ही सर अंजाम दिया करता था। ठंडे मीठे जज्बों की मीठी सी कसक से उठती और दिल में नाजुक जज्बों की कोंपल सी खिल उठी थी। उसने बारहा हर तरीके, हर हरबे से उसे खरीदने की कोशिश की थी, मगर वो काफ़ी ज़हीन थी और चिकना घड़ा भी, जो बातों में ना आ करती और हर मरतबा हार से फिसल जाती। ना ही अपने बारे में कुछ बताया था। नाम क्या है तुम्हारा गुस्ताख लड़की? मेरे सामने तो आओ, तुम्हें कत्ल काटूं। अगर आपका नाम ज़ुबैज़ान है तो आप मुझे ज़ुनैन कह सकते हैं। सामने से काफ़ी एतमाद भरा मैसेज मौसूल हुआ था। वो अपनी पुरानी चैट निकाल कर पढ़ रहा था जब उसका खासुल खास आदमी फाइज हाथ में फाइल थामे अंदर दाखिल हुआ। काम हुआ? ज़ुबैज़ान ने छूटते ही पूछा। जी सरकार, करोड़ों की ज़मीनें हमने अपने कब्जे में ले। ज़मीनें गई भाड़ में। मैंने तुम्हें एक फेसबुक अकाउंट और मैसेंजर के IP एड्रेस का पता करने को कहा था, वो मालूम किया? शेर सी धाड़ पर फाइज का दिल उछलकर हलक में आया। जी सरकार, वो तो मालूम हो गया है। उसने फ़ौरन हामी भरी तो ज़ुबैज़ान ने सरर से उसकी जानिब देखा। कहाँ का पता है? ज़ुबैज़ान ने बेकरारी से पहलू बदला। वो तो जी पीर नूरुल ऐन अली सरकार की हवेली का पता है। फाइज़ की बात पर उसका दिल बड़ी अजीब तरीके से धड़का। तो क्या वो वही है? मेरा नाम ज़ुबैज़ान है। ज़ुबैज़ान और सोनिया को मिलाएं तो ज़ुनैन। मतलब फेसबुक पर मौजूद ज़ुनैन साहिबा वो है? तो ये सच में तुम ही हो? अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारी ये पेशरफ्त दिलो जान से कबूल है। ना तुम्हें कभी मुकरने दूंगा, ना तुम अपने कदमों से पीछे हट सकती हो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे छीन नहीं पाएगी, तुम्हारा बाप भी नहीं।